नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे और हर घर पाठशाला लिंक के माध्यम से खूब अध्ययन कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत आवर पास्ट का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। मतलब अंग्रेज़ों ने ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन कैसे चलाया। हमने पिछली वीडियोस में काफ़ी विस्तार में पढ़ा, तो आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। जो हमने पाठ पढ़े उसमें बच्चों हमने ये देखा कि किस तरह सन 1757 में हुई प्लासी की लड़ाई, जिसमें कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसके बाद बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम को हरा दिया और उसके बाद सन 1765 में कंपनी स्वयं बंगाल की नवाब बन बैठी और दीवानी के अधिकार भी उन्होंने ले लिए। दीवानी के अधिकार का अभिप्राय यह था कि राजस्व इकट्ठा करने के अधिकार भी अब कंपनी के पास आ चुके थे। तो अब कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाने के लिए किन नीतियों का सहारा लिया, उस बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि बंगाल में दीवानी हासिल करने के बाद कंपनी के पास आमदनी के नए रास्ते खुल गए। जब कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी तो उसे अपने साथ सोना चांदी यूरोप से लाना पड़ता था, परंतु जब उन्हें यहां पर बंगाल की दीवानी मिल गई तो यहीं से जो राजस्व इकट्ठा होता था उनसे कंपनी व्यापार कर लेती थी, अपने लिए किले बना लेती थी, महल बना लेती थी, अपनी सेना के खर्चे उठा लेती थी। यह हमने पिछली पाठ की वीडियो में भी देखा। परंतु बच्चों, ये इतना आसान भी नहीं था। राजस्व इकट्ठा करना और लगातार अपने खर्चों को यहीं से राजस्व इकट्ठा करके निकालना कोई आसान काम नहीं था। इसके पीछे कई कारण भी थे। जैसा कि आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है कि जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। जो कारीगर थे वो गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था। तो राजस्व इकट्ठा करने के लिए, पैसा कमाने के चक्कर में कंपनी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वहां पे जो काम करने वाले लोग थे, कारीगर थे, वो गांव को छोड़कर अब शहरों की तरफ जा रहे थे या अन्य इलाकों की तरफ भाग रहे थे। इसी बीच सन 1770 में बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 1 करोड़ के करीब लोगों की मृत्यु हो गई। तो यह भी एक भारी संकट उस समय उत्पन्न हुआ। अब आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि किस तरह से खेती में सुधार किया जाए। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये एक तस्वीर है, चार्ल्स कॉर्नवालिस। इन्होंने उस समय कुछ सुधारों को लागू किया और ये उस वक्त गवर्नर जनरल थे। जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। यह तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब ये बंदोबस्त क्या होता है और ये कब लागू किया गया? जो पहला बंदोबस्त कंपनी ने लागू किया वो सन 1793 में किया। थोड़ा सा याद करें, सन 1765 ईस्वी में कंपनी ने बंगाल की दीवानी हासिल कर ली थी और कुछ ही वर्षों में, लगभग 30 वर्षों के अंदर अंदर कंपनी को यह लगा कि अब हमें कुछ सुधारों की आवश्यकता है। तो बंदोबस्त के जरिए उन्होंने क्या किया? बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका अभिप्राय यह है कि आजीवन एक जैसा कर तय कर दिया गया। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार करने के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें यह लगा कि जो हमने टैक्स है वो फिक्स कर दिया, आजीवन फिक्स कर दिया कि हमेशा इतना ही टैक्स देना है। तो उन्हें लगा कि इससे हमारी आमदनी का एक जरिया बंध जाएगा, हमें इतनी आमदनी तो कम से कम हो जाएगी और जमींदारों को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि वो यहां से पैसा बचाएं, कमाएं और जमीनों का सुधार करें। ऐसी कंपनी की उस वक्त सोच थी। परंतु बच्चों, इसमें भी एक समस्या थी। बंदोबस्त तो लागू कर दिया, स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। कारण यह था कि जो कंपनी ने राजस्व तय किया था, टैक्स तय किया था,
वो इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी आने लगी। एक तरफ कंपनी सोच रही थी कि हमें आमदनी हो, कमाई हो, तो वो कमाई कहां से होगी? टैक्स इकट्ठे करके, राजस्व इकट्ठा करके। तो उन्होंने इतने ज्यादा कर थोप दिए थे, इतना राजस्व थोप दिया था कि पैसा बच ही नहीं रहा था और जमींदारों को भी पैसे नहीं बच रहे थे, तो वो इतने प्रोत्साहित नहीं हो रहे थे। और अनेक जमींदार तो ऐसे थे जिनसे जमींदारियां छीननी पड़ी और ज्यादातर जमींदारियों को कंपनियों ने नीलाम भी किया। तो ये हालात उस वक्त स्थायी बंदोबस्त की वजह से बने। परंतु ये 18वीं सदी की बात हो रही है। 19वीं सदी आते आते हालात बदल गए। हुआ क्या? औद्योगिक क्रांति भी आ रही थी, बाजार में कीमतें बढ़ी, धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदन में सुधार आया, लेकिन कंपनी को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों फायदा नहीं हुआ? आप याद करिए, क्योंकि कंपनी ने राजस्व तय कर दिया था, मतलब आजीवन राजस्व तय कर दिया था। इसलिए जो पैसा एक्स्ट्रा आने लगा, ज्यादा आने लगा, उससे जमींदारों को तो लाभ हुआ परंतु कंपनी को लाभ नहीं हुआ। अब ये समस्या किस तरह से विकराल होने लगी कि जमींदारों को लाभ तो हुआ परंतु उन्होंने भूमि सुधार करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और जो किसान थे वो तो पहले ही इस दमनकारी व्यवस्था से बहुत दुखी थे। उन्होंने जो लगान चुकाना होता था वो बहुत ज्यादा था और जमीन पर उनका अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए वो अक्सर कर्ज लेते थे और कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन से भी बेदखल कर दिया जाता था। तो ये एक समस्या थी। अच्छा, अब ये समस्या उत्पन्न हुई थी स्थायी बंदोबस्त की वजह से। तो ये लाजमी है कि इस तरह की बातें भी उठेंगी कि उस स्थायी बंदोबस्त में थोड़ा संशोधन किया जाए। और इस तरह की बातें उस वक्त अंग्रेज अधिकारियों के बीच में होने लगी और बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की। जो अब ये जो उत्तर पश्चिमी प्रांत थे बंगाल के, ये अब उत्तर प्रदेश में हैं। तो उन्होंने एक नई व्यवस्था तय की। उस व्यवस्था को आप ध्यान से समझिएगा। उन्होंने 1822 में ये लागू की। उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। उन्होंने कहा कि गांव में लोग सदियों से रह रहे हैं और ये जो गांव है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण संस्था है। उनके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा, विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया और उन्होंने क्या किया? गांव के एक एक खेत के लिए अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, जिसे महाल का नाम दिया गया। आज भी अगर आप पटवारियों के रिकॉर्ड में देखें तो वहां पे महाल शब्द का प्रयोग होता है। महाल गांव समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। मतलब जो अब लगान वसूल किया जाने लगा वो महाल के हिसाब से किया जाने लगा। मतलब पूरे गांव का कितना लगान वो फिक्स कर दिया और वो इकट्ठा किया जाना था। और इसमें एक और था, उन्होंने किया कि जैसे पुरानी बंदोबस्त व्यवस्था में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी उसमें राजस्व आजीवन फिक्स था, यहां पर आजीवन फिक्स नहीं रखा गया। राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई और राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो एक पहले बंदोबस्त था, उसके बाद महाल बना दिए गए और इसको महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। और इसका श्रेय जाता है अंग्रेज अधिकारी होल्ट मैकेंजी को, जिसने 1822 में सबसे पहले इसे लागू किया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। दोहराई करिएगा और कार्यपत्र को हल करिएगा।